हेलो एवरीवन। कल हमारी पॉलिटी की क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। हमने 18 तक मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे, यानी कि जहाँ समानता का अधिकार आता है। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अधिकार नंबर 19 से 22 तक। 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्या है, हमें किस किस तरह की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। 6 तरह की स्वतंत्रता, 6 तरह की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 19 में हमें किस किस तरह की स्वतंत्रता मिलती। पहले 7 तरह की थी, पर जैसे संपत्ति के अधिकार को निकाला गया था अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन के तहत, तभी इसमें से भी 7वीं जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसे खत्म कर दिया गया था। तो अभी हम पढ़ेंगे, जब डिस्कस करेंगे उसको। पहली है हमारी बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, बोलने की, या जिसको हम बोलते वाक अभिव्यक्ति। वाक अभिव्यक्ति ये क्या है भाई? वाक अभिव्यक्ति, बोलने की हमें किस तरह की आजादी मिली हुई है? तो इसमें दिया गया है कि हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति, जो हमारे अंदर चल रहा है, किसी भी तरह के हमारे विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति, ठीक है ना। जैसे हमें को किसी भी तरह के विज्ञापन देने की, प्रेस में जाने की, जैसे प्रेस है, प्रेस को अपने विचार, जैसे समाज में क्या हो रहा है यहाँ वहाँ का सब व्यक्त करने की अभिव्यक्ति। आपका अगर आपका फोन टैप हो रहा है या आपकी पर्सनल पर्सनल बातें हैं, पर आपका फोन टैप हो रहा है, उस चीज को रोकने की अभिव्यक्ति। सरकार की गतिविधियों के खिलाफ जाने का अधिकार है आपको, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने विचारों को बोलने की, अपने विचारों को व्यक्त करने के व्यक्ति, कि आप दूसरे लोगों के सामने आप किसी तरह का विरोध कर सकते हैं, पर वो विरोध शांतिपूर्वक हो। वो विरोध क्या होगा? बोल के करेंगे, आप बताएंगे कि ये गलत हो रहा है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आरटीआई जो है वो क्या है, हमारे इसी अधिकार के अकॉर्डिंग आता है कि हमें पूछने की व्यक्ति, किसी भी मामले के बारे में जानकारी लेने की व्यक्ति है। समझ रहे हो ना? ये इस तरह की अभिव्यक्ति। जैसे अब आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही, जैसे कि किसी काम को लेके, सरकार का कोई काम है उसको लेके आपको लग रहा है कि ये गलत कर रही है सरकार, तो आपको क्या है, पुतला फूंक देते हो आप, पुतला वगैरह फूंकने के व्यक्ति, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या है, आपके वो अभिव्यक्ति के अंदर आ जाती है। अभी से अभिव्यक्ति के आधार पर थोड़ी, जैसे कि ये आपको अधिकार मिल गया बोलने के अभिव्यक्ति, तो आप क्या करेंगे? किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं, इसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। इन अधिकारों को भी थोड़ा रोक लगाई जा सकती है। और इन अधिकारों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? जब ये आपके बोलने की जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हानि पहुंचा रहे हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है ना। या फिर क्या है, राज्य की सुरक्षा को खतरा है आपके बोलने से, राज्य की। अब आप क्या कर रहे हो? कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे कि भारत में फूट पड़ जाए, तो राज्य की सुरक्षा, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप जिससे राज्य की सुरक्षा। तो आप पर क्या होगा? सरकार रोक लगा देगी आप पर। क्या होगा? जुर्माना लगेगा, आपको जेल हो सकती है, ठीक है ना। नैतिकता, अब आप ऐसा भी नहीं है कि गाली गलौच बोल दें सीधा। नैतिकता का मतलब है कि आप बातें करेंगे पर मोरली, किसी दूसरे को इफेक्ट ना करते हुए, ठीक है ना, दूसरे को प्रभावित ना करें। आपके बोल, आपका जो विचार व्यक्त कर रहे हैं वो अश्लील ना हो, बुरे ना हो, ताकि दूसरे इंसान को फर्क, जिससे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। या आप कोई ऐसे ना हो जिससे अपराध, आपके बोलने से कोई अपराध हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजों के, इन सब चीजों से सरकार जो है आप पर रोक लगा सकती है, आपके इस अधिकार पर, अनुच्छेद 19 पर। आपको बोलने की आजादी है, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। पर क्या है कि आप, अब इसमें अदालत भी आ जाती है, पर आप क्या है कि किसी दूसरे आदमी को नुकसान, आपके जो विचार हैं जो आप बोल रहे हो, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, उसकी इज्जत खराब ना हो, उसका सम्मान ना खराब हो, ठीक है ना। अब जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको किसी को बोलना है, अगर आप उसके सामने उसको बुरा भला बोलेंगे तो वो भी आपको पलट के बोलेगा, हो सकता है इससे वो आप पर केस भी कर दे, बात भी बिगड़ जाए। तो आप क्या करते हैं? एकांत में चले जाते हैं, बड़बड़ा लेते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। अब राज्य की सुरक्षा, आप ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते कि जिससे हमारे देश की सुरक्षा खतरे में आ जाए। आप ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते
जिससे भी दूसरे लोगों को मतलब कि समाज में जो नैतिकता है वो खत्म हो जाए। आप किसी को गालियाँ दे या किसी के बारे में बहुत गलत सलत बोले तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते। इसके अगर आपने ऐसा किया तो वो भी आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है या आप पर एफआईआर कर सकता है। कोर्ट में किसने एफआईआर कर सकता है, ठीक है ना। और अदालत, जैसे अदालत ने कोई फैसला दे दिया, आप उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते, उसकी अदालत की अवमानना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे बोलने की अभिव्यक्ति में। अब दूसरा हमारा है, जो बोलने की आज़ादी थी ये थी कि हम अपने विचारों को व्यक्त, पर ऐसा भी नहीं हम किसी के दबाव में रह के कुछ ना बोले, नहीं। हम अगर हमारे ऊपर हमारा शोषण हो रहा है, ठीक है, या हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा है तो हम उसको बोल के व्यक्त कर सकते हैं भाई ये गलत है। अगर हम समाज में कहीं कुछ बुराई देख रहे हैं, कोई कुरीतियाँ देख रहे हैं तो हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलने लगोगे तो भाई किसी को आपकी बातें अच्छी लगेंगी तो वो सभा बन जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, सभा बना सकते हो। क्या कर सकते हो, सभा। कैसे, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक सभा बना सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो शांतिपूर्वक। कहने की बात मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ पर, जैसे आप लोगों को अब लगा कि कोई कानून है वो गलत बन रहा है तो आप सब इकट्ठे होकर उस पर विचार विमर्श कर सकते हो, पर शांतिपूर्वक, ना कि हाँ हुल्लड़ करके या किसी तरह की आपराधिक गतिविधियां करके। ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांतिपूर्वक आप सभा बना सकते हैं। अब इसमें भी वही बात है कि ना इसमें शांतिपूर्वक सभा बना सकते हैं, हथियार वगैरह आप नहीं ले जा सकते हैं कि हथियार बंद चले भाई 8 10 15 इकट्ठे हो गए, 15 20 और हथियार लेके गए, किसी पे प्रेशर बना रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हथियार नहीं होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से आप सभा बना सकते हो। अब इसमें ये नहीं है कि आपको हड़ताल हड़ताल की वो मिल गई भी आप हड़ताल करके अब जाम करके अब बंद करके बैठ जाओगे, ऐसे नहीं है। इन सब पर रोक है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर रोक है। ये सब गैर कानूनी है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि भाई ये कानून गलत बना है तो चलो हाईवे जाम कर देते, इससे क्या होगा, देश का नुकसान हो रहा है ना। या फिर हथियार लेके चलते भी, चलो सीधा शूट कर देते हैं उसको, ऐसा नहीं है। आप ऐसी सभाएं नहीं कर सकते हैं जिससे भारत की एकता अखंडता, भारत की एकता अखंडता को खतरा हो, भारत की एकता अखंडता को खतरा। भैया जो देश है उसी ने तो हमारे देश को बनाए रखने के लिए तो संविधान बनाया गया कि देश में लोगों का विकास हो, पर ऐसा भी नहीं है कि लोग ऐसा करने लग जाए कि देश को ही खत्म कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी तरह के आप, मैंने बताया कि हाईवेज को रोक सकते हो तो यातायात ठप हो जाए। आप यातायात को ठप नहीं कर सकते क्योंकि देश, यातायात तो देश की रीढ़ है, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी भी, उसी से तो सारा देश चल रहा है। यहाँ से वहाँ सामान भेजे जा रहे हैं, दवाइयाँ जा रही है, खाना पीना जा रहा है, तो ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को नुकसान पहुँचाए बिना, ठीक है ना, आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। कोई जैसे कोई सम्मेलन कर सकते हो, शादी विवाह के फंक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं कि आप ऐसे इकट्ठे हो सकते हो। कोई भजन, जैसे मंदिरों में कोई फंक्शन, भारत की एकता अखंडता, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसमें एक और बात आ जाती है, अगर आप ऐसा जैसे कि जिससे भारत की एकता अखंडता को खतरा हो तो क्या सरकार क्या करती है, 144 की धारा लागू कर देती है। उसमें क्या होता है, 144 की धारा क्या है भाई, 140 की धारा के अंतर्गत आपको ऐसे 10 15 20 आदमियों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी जाती है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि मेवात में दंगे वगैरह हुए थे, उन दंगों में क्या हुआ था, दंगे होने के बाद क्या वहाँ धारा 100 मेवात है, क्या कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई आपराधिक गतिविधियां होती हैं और जहाँ समूह बनाने से जैसे कि कोई धर्म या जातिवाद फैलता है तो वहाँ क्या किया जाता है, ये धारा लगा दी जाती है कि हाँ भाई यहाँ कोई क्राइम होने का डर है, भाई आपराधिक घटनाएं होंगी, इसलिए वहाँ लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी जाती है। तो वो धारा 144 यही होती है, आपने बहुत बार सुना होगा धारा 144 लगी हुई है। तो ये धारा 144 ऐसे ही लगाई जाती है इन्हीं तरह की सभाओं पर। अगर आप शांतिपूर्वक सभा बनाते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब उसके बाद तीसरी तरह की अभिव्यक्ति और पढ़ते में, अब यहाँ तक हो गया शांतिपूर्वक सभा बनाना। अब क्या, अभी बोलने की आज़ादी मिली, सभा बना ली हमने, सभा बनाई तो भाई लोगों को, जैसे आपने शांतिपूर्वक सभा बनाई, आपने संगठन बना लिया कि कहीं भी, जैसे भी गांव में मान के चलो आप गांव में ही रहते हो, गांव में किसी तरह की कोई समस्या आई है, ठीक है, तो उस पर लोगों ने विचार विमर्श करने के लिए सभा बनाई भी, कैसे इस समस्या को सुलझा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो उस समस्या को सुलझाने के लिए जब एक बार सभा बनी थी तो लोगों ने कहा भी ऐसा ठीक है, हमें महीने में या 20 दिन में एक बार अपने इकट्ठा होना चाहिए और संगठन बना के गांव के विकास के बारे में सोचना चाहिए, ये शहर में है या कहीं भी है,
ऐसी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसे इस तरह के संगठन बना सकते हो आप। इन संगठन में क्या आ जाता है, जैसे कि आप कोई ये सहकारी कोई क्लब वगैरह है, कोई क्लब बना लिया, कोई सहकारी समितियां बना ली, ठीक है ना। सहकारी समिति क्या होती है, कुछ लोग इकट्ठा होकर समितियां बनाते हैं, वहां से फिर पैसे वगैरह या जब भी उन समिति के सदस्यों को कोई आर्थिक मदद की जरूरत होती है किसी भी तरह की, तो वो सब यहाँ से मदद लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें संगठन में आ जाती हैं कि आप इस तरह के संगठन बना सकते हो, सहकारी समितियां बना सकते हो। पर इसमें भी वही बात आ जाती है, ये जो जैसे कि कोई कंपनी बना ली, ठीक है, कोई फर्म है, आपने फर्म बना ली, ये सब चीजें उसी में आ जाती हैं। जैसे व्यापार कर रहे हैं कुछ लोग, तो उन्होंने मिलकर व्यापार से रिलेटेड कोई संघ बना लिया, ठीक है ना। ये इस तरह के संघ बना सकते हो, संगठन में आ जाता है। पर क्या है, इन पर भी रोक लगा सकती है सरकार, जैसे कानून के तहत इनको भी रोका जा सकता है, पर कब, जब वही देश की एकता अखंडता को खतरा हो, देश की अखंडता को खतरा हो, या किसी मुल्क के कानून से, किसी आपने जो ये संघ बना रहे हो इससे किसी तरह का अपराध बढ़े, ठीक है ना। इन सब चीजों पर रोक। ऐसा नहीं है कि आप किसी अपराध करने के लिए कोई समूह, जैसे 15-20 आदमी इकट्ठे हो गए और भी किसी को मर्डर करना है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इन सब पर रोक है, देश को नुकसान हो जाए इन सब पर रोक है, ठीक है ना। कोई श्रम संगठन बना लिया है तो पर ये नहीं कि हड़ताल करके बैठ जाएंगे, तो इन सब चीजों पर रोक रहेगी। इस वजह से सरकार इनको आपके इस जो आजादी मिली, आपकी जो ये स्वतंत्रता है, इसको छीन भी सकती है। छीनना मतलब ये हो जाएगा, अगर आप सही ढंग से संगठन बनाते हो, अपना काम सही ढंग से करते हो, आप देखते हो ना सहकारी समितियां बनी हुई है, व्यापार जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके कुछ समूह, बिजनेस के जो लोग हैं वो मिलकर अपना समूह बना लेते हैं, कुछ क्लब बने हुए हैं, कोई फर्म खोल रखी है। तो ऐसा नहीं कि एक आदमी सब कुछ कर सकता है, भाई लोगों को मिलना पड़ता है, आपस में मिलके कुछ बंदे इकट्ठे होके पैसों को भी इकट्ठा करते हैं, और अपने माइंड से भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं कि उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, ये सब चीजें करते हैं। तो इसी ये संगठन की आजादी ये यहाँ है। पर अगर उससे देश को नुकसान हो रहा है, कोई अपराध बढ़ रहा है, देश की जनता को नुकसान हो रहा है, तो फिर उस पर सरकार रोक लगा सकती है। उसके बाद आ जाता है घूमने की आजादी। नंबर 4 है घूमने की आजादी। अब घूमना का, कि आप देश में कहीं भी घूमना, विचरण, आजाद होकर कहीं भी घूम, देश में पूरे भारत में कहीं भी आप आ जा सकते हो, घूम सकते हो, आपका मन करे वहां, ठीक है ना। पर ये नहीं है भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, पर इसमें भी वही आ जाता है कि जैसे कोई जनजाति क्षेत्र है, आप वहां उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हो, वहां जा रहे हो जनजाति क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र के लोगों की संस्कृति को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, वो चाहते हैं कि आप यहाँ नहा, उनके एरियाज में आप नहाए, क्योंकि उनके खुद के भी कुछ कानून होते हैं जिनको सरकार ने मान्यता दे रखी है कि हाँ भाई जनजाति लोग ही अपनी संस्कृति को मान सकते हैं। तो ऐसा है कि आप वहां जाकर उनके एरिया में घुस के उनकी संस्कृति को या उनके रिवाजों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर रोक लगता है, आपके इस पर क्या कहते हैं, आपकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। और दूसरा, आप भारत देश में घूम सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप विदेशों में जाके बस घूमने लग, देश में घूम सकते हैं पर देश में जैसे बॉर्डर पे जाके आप खड़े हो जाए कि नहीं भाई हम तो यहाँ बॉर्डर पे घूमने आए हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के जो सैनिक रहते हैं वहां भी आप ऐसे नॉर्मली नहीं घूम सकते हैं, ठीक है ना। चाइना बॉर्डर हुआ जैसे, कोई नहीं भाई हटो भाई हमें तो यहाँ घूमना है, ये घाटियां वगैरह देखनी है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, देश की सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी जगह आप नहीं घूम सकते, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे कि विदेशों, अब देश में तो आप घूम सकते हो, पर देश के बाहर घूमने का जो अधिकार है ना, उसमें वापस भी आना पड़ता है आपको। ये नहीं देश के बाहर अगर आप जा रहे हो तो वापस आओगे, वरना वहाँ वहीं रहने के, वहीं आप, जैसे यहाँ तो भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, पर विदेश में जाने के लिए आपको वीजा वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो ये सब चीजें वहाँ लागू नहीं होती है कि नहीं भैया तो हमारा हक है, हम तो विदेशों में भी घूम सकते हैं। नहीं, सिर्फ भारत में राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हो, राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये घूमने का हो गया। अब आ जाता है निवास करने का अधिकार। निवास यानी, इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट। निवास का मतलब क्या हो गया कि आपको भारत में कहीं भी, पहले जो था वो आप कश्मीर में नहीं रह सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब आप भारत में कहीं भी, अब वो जो धारा 370 थी उसको हटा दिया गया है,
तो निवास का अधिकार, आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं और वहाँ बस सकते हैं। अब आप घूमने गए और आपको जगह अच्छी लगी, आपका मन किया भाई यहीं रह जाता हूँ, तो आप कहीं भी भारत में कहीं भी बस सकते हैं, बस सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपके ऊपर कोई रोक नहीं होगी। पर ये नहीं है फिर वही, इसमें यहाँ वो जनजातीय क्षेत्र में आप नहीं बस सकते, क्योंकि उनके वहाँ नियम कानून, जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी अपनी संस्कृति है, अपने रिवाज हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर उन लोगों ने वहाँ प्रतिबंध लगा रखा है बाहरी लोगों के आने पर, तो आप वहाँ जाकर नहीं बस सकते हैं, ठीक है ना। ये निवास स्थान का अधिकार, ये निवास बसने का। पर हाँ, जहाँ भी आप कहीं बाहर जाते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो आप थोड़े समय के लिए अस्थायी तौर पर बस सकते हैं, या फिर हाँ अस्थायी तौर पर बस सकते हैं, या फिर परमानेंटली भी आप वहाँ बस सकते हैं। जैसे अभी अस्थायी तौर पर आप रेंट पे रह रहे हैं, परमानेंटली आप वहाँ जमीन खरीद लेते हैं, फिर आप वहाँ रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई रोक नहीं भाई तू तो गुजरात का है, तू राजस्थान में क्यों आ गया, तू तो हरियाणा का, तो पंजाब में क्यों चला गया, ऐसी कहीं रोक नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश में इकहरी नागरिकता है कि एक नागरिक जो भारत का नागरिक है वो भारत के किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में बिना किसी परेशानी के घूम फिर सकता है, रह सकता है, बस सकता है, घूम सकता है, ठीक है ना। उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये निवास में आ गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाकर काम कर सकते हैं, वहां बस सकते हैं। अब घूमने गए, काम मिल गया, काम जगह अच्छी लगी, बसने का मन कर गया, ठीक। तो इस तरह से निवास स्थान हो गया। पर ये है वो किसी भी जनजाति एरिया में नहीं रह सकते भैया। वहां पर अगर वहां आपका मन करता जाते वो रोक लगाते हैं, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये मेरा अधिकार है, नहीं भाई, क्योंकि ये जनजाति वाले, जो जनजाति क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी भी संस्कृति के अकॉर्डिंग है कि वहां वो किसी बाहरी आदमी या बाहरी इंसानों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, निवास के बाद क्या बच गया, निवास के बाद बच गया व्यवसाय। व्यवसाय यानी कि कोई भी काम आप कहीं भी, पूरे भारत में कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है या कोई जॉब करनी है, ऐसा नहीं है हरियाणा का बंदा हरियाणा में जॉब करेगा, राजस्थान का राजस्थान में, पंजाब का पंजाब में, नहीं। तो भारत में कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर कोई भी किसी तरह की रोक ना होगी। पर ये व्यवसाय ऐसे ना हो जिसमें कोई अनैतिक काम हो रहा हो, कोई गलत काम हो रहा हो, ठीक है ना। कोई अनैतिक काम नहीं होना चाहिए इसमें, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। जिससे जैसे बच्चों से आप कोई काम करवा रहे हो, छोटे बच्चों से आपने कोई बिजनेस कर लिया, आपने कोई छोटी फैक्ट्री लगा ली काम के लिए, आप उसमें बच्चों से काम करवा रहे हो, या औरतों से किसी तरह का कोई गलत काम करवा रहे हो, तो उन सब चीज़ों के खिलाफ आप पर क्या है, इस अधिकार को छीना, आप पर कार्रवाई होगी। और ये जो फिर आप ये नहीं कह सकते भैया मुझे अधिकार मिला हुआ था कि मैं तो कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकता हूँ, नहीं। आप कहीं कोई काम कर सकते हो, पर कोई अनैतिक काम या बच्चों से, औरतों से कोई गलत काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कोई आपराधिक मामले नहीं कर सकते हो, ना कोई ऐसा काम कर सकते हो जिससे देश को नुकसान हो। भाई टेररिज्म लो, भाई टेररिस्ट बना रहे हो आप, भाई ये तो मेरा काम है, वहां उनको आप ट्रेन कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ सही ढंग से आप अपना भरण पोषण कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, पर देश को नुकसान ना पहुंचे, देश में नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई अनैतिक काम ना हो, कोई आपराधिक मामले ना बढ़े, इस तरह से आप व्यवसाय की आपको आजादी है, पर ये गलत काम नहीं कर सकते। इसके बाद अब मैंने बताया था एक इसमें और था, वो था संपत्ति का। पर जैसे संपत्ति का अधिकार को खत्म किया गया ना 1978 में 44वां संविधान संशोधन से, वैसे ही ये भी खत्म हो गया। क्योंकि इसमें क्या था कि इंसान अपनी कहीं भी संपत्ति तो खरीद सकता है, खरीद ली, पर अब वो ये था कि जैसे अपनी संपत्ति को बेचने से इनकार कर दे, ठीक है ना। अब निवास में तो जैसे बसने गया, संपत्ति खरीद ली उसने, अब वहाँ कोई सरकार का प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई रेलवे लाइंस बिछ रही है, कोई हाईवे निकल रहा है, या कोई देश के विकास के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो अब जैसे अब हाईवे बन रहा है, हाईवे बना दिया, अब यहाँ बोल दिया भाई नहीं भाई यहाँ तो मेरा घर है या मेरी जमीन है, अब मैं यहाँ नहीं बेचने वाला अपनी जमीन को। अब क्या करो, तुम अपना हाईवे इधर से निकाल लो या इधर से निकाल ले जाओ। पर ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना। अब हाईवे बना रहे हो, कोई सांप सीढ़ी थोड़ी खेल रहे हैं कि मना है वहां से ऐसे ऐसे घुमा के निकाल लेंगे। तो ये क्या है, इसलिए इस अधिकार को जैसे 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके जब संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया, 31वां जो संपत्ति का अधिकार था, वैसे ही इसे भी हटा दिया गया, ये भी हमारी स्वतंत्रता से खत्म हो गया। तो
इसका अब यहाँ कोई रोल नहीं है, पर फिर भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे। ये तो हो गया अधिकार जो 19 अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार था वो। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 ये कहता है कि आपको दोष सिद्धि सिर्फ मतलब कि दोष, आपका अनुच्छेद 20 के अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि, आपराधिक मामलों से आपको ये अदालत या कोर्ट से रिलेटेड है, अपराध के लिए दोष सिद्धि। अब वो क्या है? सबसे पहले इसमें 3 बातें हैं भाई, समझ लीजिए। पहली बात इसमें ये है कि अपराध के समय जब मतलब कि सिर्फ मुकदमा या एफआईआर से कोई व्यक्ति, अब मान लो सिर्फ आप पर कोई केस कर दिया, किसी ने कोई मुकदमा कर दिया या आप पर किसी ने एफआईआर कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल बन गए या आप पर अपराध, आप एक दोषी बन गए, अपराधी हो गए। आपने कई बार कहते हुए सुना होगा ना कि ये जैसे टीवी में आप देखते हो कोर्ट वगैरह के केसेस दिखाए, वो सीन बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि अपराधी नहीं है, क्या कहते हैं, नहीं अपराधी में तब तक नहीं जब तक मुझ पर अपराध सिद्ध ना हो जाए। ठीक है ना, तो सिर्फ मुकदमा करने या एफआईआर करने से आप अपराधी नहीं बन जाते जब तक आप पर क्या हो, अदालत अपराध सिद्ध ना हो जाए, अदालत में आप पर अपराध सिद्ध ना हो जाए। ठीक है ना, तो आप तब तक उस अपराध के लिए दोषी नहीं हो। मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो कोई कह दे तो मर्डरर है, ऐसा नहीं है। आप मर्डरर तब बनेंगे जब कोर्ट में प्रूव हो जाएगा हाँ भाई इसी ने इसको मारा है। ठीक है ना, उस वक्त बल्कि आपके जो आपका जो अपराध है वो प्रूव हो जाएगा, अपराध सिद्ध हो जाएगा, तभी आप पर वो अपराधी कहलाएंगे। तो नंबर 1 बात ये कहती है कि सिर्फ मुकदमा और एफआईआर से आप अपराधी नहीं बनते। जब इंसान पर अपराध सिद्ध हो जाता है अदालत में, तभी उसको अपराधी कहा जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई क्राइम किया 10 साल पहले, 10 साल पहले अगर किसी से कोई गुनाह हो गया, कोई अपराध हुआ है, तो उसको सजा, और उसको जैसे 10 साल पहले अपराध किया उसने और उसका अपराध सिद्ध होना, जैसे केस चल गया उसके ऊपर और केस खत्म हुआ 5 साल बाद, केस खत्म हो रहा है 5 साल बाद, तो इसका क्या मतलब है, उसको जो सजा मिलेगी ना वो 10 साल पहले जो सजा थी ना वो ही मिलेगी। मतलब 10 साल पहले किसी ने चोरी की 10 साल पहले, और उस पर जो केस चलता रहा, तारीख पे तारीख मिलती रही, और 5 साल बाद वो मैटर सुलझा, वो जो केस था अदालत में सुलझा। तो अब ये नहीं है कि 10 साल पहले तो चोरी के लिए 5 वर्ष जेल थी, ठीक, और 5 साल बाद, अब जो 5 साल बाद जब वो केस सुलझा है तो वो जो चोरी की थी उसके लिए सजा हो गई है 7 वर्ष, या मान लो कम भी हो जाती है, 3 वर्ष भी हो जाती है। तो ये नहीं है कि वो बोल दे कि मुझे तो 3 वर्ष वाली चाहिए भाई, नहीं, उसको वो 5 वर्ष की मिलेगी ना, उसको 7 वर्ष की जेल हो सकती है ना 3 साल की जेल हो सकती है, उसको 5 साल वाली ही जेल होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जब अपराध किया था ना उस टाइम, चाहे वो जब किसी भी टाइम अपराध किया हो, उस समय जो उस अपराध के लिए सजा बना रखी थी कि भाई चोरी करने के लिए या मर्डर करने के लिए ये सजा है, 2000 मान के चलिए, ये 2002 की बात है, तो जो 2002 में जो चोरी के लिए 5 वर्ष की सजा थी ना वो ही सजा मिलेगी, ना कि आज वो केस अगर 2022 में सुलटता है तो उसको वो 7 वर्ष की सजा मिलेगी। समझ रहे हो ना आप? कहने का मतलब ये है कि जब अपराध किया जाता है जिस टाइम पर, उसी टाइम जो सजा निर्धारित की गई है वो ही सजा, चाहे वो केस कभी भी सुलटे, कभी भी मतलब कि उस केस अदालत में उसका फैसला आए, सजा उसी टाइम के हिसाब से मिलेगी जब उसने वो अपराध किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड मैटर पर। थर्ड बात इसमें क्या कहती है, ये है कि अपराध की एक ही सजा होगी, एक अपराध की एक ही सजा होगी। अब मान लो आपने चोरी की और आपको चोरी की सजा मिल गई, एक अपराध एक सजा, तो ये नहीं है कि बाद में भी लोग कहें कि जिसने चोरी की थी उसको दोबारा जेल में डाल दो, नहीं। अगर एक बार आपने जैसे कि मर्डर कर दिया है किसी, आपने क्यों सॉरी अगर किसी इंसान ने अगर किसी की मर्डर कर दिया है तो उसे 10 वर्ष या 20 वर्ष की जेल हो गई, मान लो 10 वर्ष की सजा हो गई, 10 वर्ष की, अब वो जेल से छूट के आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं दोबारा 10 वर्ष के लिए जेल में डाल देंगे, नहीं। एक बार उसने काम किया, एक बार उसने जो अपराध किया उसकी सजा उसे एक बार मिलेगी, चाहे उसके बाद वो उसको दोबारा उस चीज के लिए सजा नहीं दे सकते हैं। और एक पॉइंट और है इसमें, वो है कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती, खुद के खिलाफ जो ये खुद के खिलाफ गवाही नहीं, मतलब कि जो इंसान खुद
जो जो जिस इंसान पर केस किया गया है या जो आरोप लगाया गया है कि भाई तूने मर्डर किया है, तो वो खुद ये गवाही नहीं दे सकता कि हाँ मैंने मर्डर किया। उसको किसी तरह से बाध्य नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ प्रूव करना पड़ता है। अगर वो खुद ये बोल दे कि नहीं मैंने नहीं किया, तो भी नहीं माना जाएगा, प्रूव करो। और खुद बोल दे तो भी ये नहीं माना जाएगा, हमें इसने क्या, प्रूव करना पड़ता है। ठीक है ना। तो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। अब हमारा अनुच्छेद 21 क्या कहता है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और ये जो आपका अनुच्छेद है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसे कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन नहीं सकता। किसको? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को। मान लीजिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है कि आपके, आप खुद भी मतलब कि आपकी जो प्राण, आपका जो जान जान है, आपका जो जीवन है, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप खुद भी आत्महत्या भी नहीं कर सकते भाई, इस पर भी केस हो जाता है। अगर मर गए तो कौन सजा देगा, बट अगर आप बच जाते हो तो भी आप ये भाई क्यों भाई तूने आत्महत्या, क्योंकि कोई आपको रीजन देना पड़ता है कि हाँ मुझे तो उसने फोर्स किया, या कहते नहीं मेरा तो मन कर रहा था, तो बोल चल अब तेरा मन करेगा जेल के अंदर जाके बैठ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्राण और जो प्राण और दैहिक आजाद, दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें यही है कि जीवन आपको जीने के लिए आप कोई जीवन आपका छीन नहीं सकता। इसमें आ जाता है आपको स्वच्छ वायु, स्वच्छ हवा, पानी। अगर जैसे मान के चलिए, अब ये समझे भी क्या भाई जीने की आजादी तो है, पर ये स्वच्छ हवा पानी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है जैसे कि अब आप किसी फैक्ट, जहाँ भी आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप वहाँ देख रहे हैं कि आसपास कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कम फैक्ट्रियाँ हैं, तो क्या, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं तो आप क्या करेंगे कि वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है वहाँ से। ठीक है, वहाँ से भाई केमिकल का पानी निकल के जा रहा है, धुआं निकल रहा है, केमिकल का पानी निकल रहा है, ऐसे ऐसे पानी निकल के जा रहा है, तो वो क्या है, आपकी लाइफ पर इफेक्ट डाल रहा है ना, वो पानी भी और वो धुआं भी। पानी आप क्या करेंगे, पानी जो है वो आपके पीने के पानी के थ्रू वापस आ, जैसे कई कंपनी क्या करती है, अंडरग्राउंड सबमर्सिबल्स करके उसके अंदर पानी छोड़ देती हैं, ये अंदर ही अंदर पानी जाता रहे, और जो धरती में नीचे वो केमिकल वाला पानी जा रहा है, और ऊपर क्या आएगा फिर, वो जैसे कि पीने के पानी में जैसे हैंडपंप वगैरह है, या ऊपर वो पानी, फिर वो पानी के थ्रू वो केमिकल वापस आ रहा है। तो ये सब चीजें अगर हो रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, आप इन पर केस कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। तो इसलिए ये बताया गया है कि जीवन जीने की, आपकी जो जीवन जीने की आजादी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है ना, इसलिए ये बताया गया है। हवा, अब आ जाती है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप कहीं भी अकेले घूम फिर सकते हो, आप अपनी इच्छा से भी कपड़े उपड़े किसी तरह के भी कपड़े पहन सकते हो, घूमने फिरने, अकेले, अकेले में रहने की, आपकी जो अकेले में रहने की आज़ादी है वो आ जाती है इसके अंदर। ठीक है ना, विदेश यात्राएं आ जाती है इस तरह से। और इसके अंदर एक और आ जाता है, विदेशों में आप घूम जा सकते हो, विदेश यात्रा कर सकते हो, ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता है कि हाँ भाई मैं विदेश, ऐसा नहीं कि सरकार बोल दे नहीं तेरा तो वीजा नहीं लगेगा, नहीं तेरा पासपोर्ट बनाएंगे, तो कहेंगे क्यों भाई, क्यों नहीं बना रहे हो, ये तो मेरी आज़ादी है, ये तो मेरे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है कि मैं विदेशों में यात्रा कर सकता हूँ। ठीक है ना, अब ये आ जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि 14 वर्ष तक, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है ना, शिक्षा प्राप्त करने का, इसीलिए तो 14 वर्ष तक की शिक्षा फ्री है, निःशुल्क है। इसीलिए तो अब माँ बाप है, माँ बाप को भी, ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त प्रदान करेंगे, तो उनको स्कूल भेजेंगे नहीं, उनको स्कूल ना भेज के काम पे लगा दे। तो इस पर भी माँ बाप पर भी वो बच्चा अपना गेस कर सकता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे काम पर भेज रहे हैं, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो, ये कैसे ये हुआ, 86वां संशोधन करके 2002 में 21 कह करके ऐड किया गया है, 21 के अनुच्छेद में। ठीक है, 86वां संशोधन 2002। ठीक है ना, 86वां संशोधन 2002 में 21 कै में ऐड किया गया, 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? अब ये जो आपकी दैहिक स्वतंत्रता और निजता है, इसके अंदर ये आ जाता है कि
आपको जीवन जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का, स्वच्छ हवा पानी स्वास्थ्य का अधिकार हो गया है, और 14 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया। आपके साथ कोई अगर कोई अमान्य व्यवहार किया जाता है, अमान्य मतलब किसी के, अगर ये मान लें किसी की जान तो नहीं ले रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस आदमी के जैसे कपड़े वपड़े उतार के उसको गले में नंगा घुमा दिया जाए, या कुछ उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए जो अनैतिक हो। कोई अनैतिक व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरह इन सब चीज़ों के खिलाफ, अब ये नहीं कि भाई तो सिर्फ मारने के ऊपर था, नहीं भाई, अनैतिक है यानी जो गलत हो रहा है वो उसके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक होता है उसके शरीर की स्वतंत्रता है, पर्सनल आज़ादी है उसकी ओर, ठीक है ना। उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, वो कहीं भी घूम फिर सकता है, ठीक है ना। ऐसा ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और इसको हटाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 21, इसे किसी भी तरह के आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 को किसी भी तरह के आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के आपात में, चाहे वो कोई हो, आपात में इसे हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं। ये नहीं है कि ले भाई राष्ट्रपति ने कह दिया, औरों में तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं ना, तो राष्ट्रपति हो चाहे संसद का कोई सदन कोई बिल पास कर दे, पर ये जो है ना अनुच्छेद 21, इसे जो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इसे कभी भी नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। और भी आपकी स्वतंत्रता छीन ली जा सकती है कि भाई घर से बाहर मत घूमो, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। मान लो आपकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा हो जाता है, आपको घर से बाहर घूमने पर, आपको बोलने पर या काम करने पर आज़ादी हो सकती, सब रोक लग सकती है, पर आपको जीवन जीने पर और आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उस पर कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती, इनको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 21 को इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, यही मतलब है, और इसको हटाया नहीं जा सकता है। बाकी के बच्चे हमारे अनुच्छेद हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।